फिक्स असेट दिया हुआ है, यू आर गिवन फिक्स असेट्स, देन यू आर गिवन इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, डेटर्स, कैश एंड बैंक, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, और फिर आपको नीचे कुछ एडजस्टमेंट्स दी हैं, वो एडजस्टमेंट मैं वन बाय वन पढ़ता जा रहा हूँ। ड्यूरिंग द ईयर कंपनी हैज पेड अ बोनस ऑफ ₹2 पर शेयर। आप देख सकते हो 8 रुपए का शेयर 10 रुपए का कैसे हो गया, 2 रुपए क्या दिया है हमने, बोनस दिया हुआ है। To make the partly paid shares into fully paid, for this purpose general reserve was utilized. ठीक है। During the year company issued new equity share to the equity shareholder as right share in the ratio of 5:1 at the face value. On 31st March 2012, preference shares were redeemed at 5% premium. Okay. During the year, a machine costing 12,000, depreciation written off to the date ₹3,000 has been sold for 9,500. During the year, company provided depreciation of ₹15,000 on fixed assets. ठीक है। Paid proposed dividend of last year and also paid interim dividend of ₹9,000. Okay. Paid 24,000 as income tax for the last year, and the preference share dividend was also paid on 31st March every year. From the above particulars, prepare cash flow statement. सबसे पहले हम लोग टाइटल देंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ श्रुति लिमिटेड as on 31st March 2012. So let us start everybody. बेटा सबसे पहले अपने सारे जो अकाउंट्स है वो बना लेंगे, वन बाय वन विल प्रिपेयर ऑल द अकाउंट्स। तो ये मैंने ऑलरेडी वर्किंग नोट्स की यहाँ पे जगह रखी हुई है। सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहला अकाउंट बनेगा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, उसमें बाय ओपनिंग बैलेंस 1,20,000 and 2 closing balance. These are working notes, yeah. All these are working notes. And two closing balance 1,80,000. ठीक है। इक्विटी के बाद नेक्स्ट है प्रेफरेंस शेयर्स। सो 12% preferential account. So this is debit. 12% preferential capital account by opening balance. It is 1 lakh and 2 closing balance. It is 70,000. ठीक है। बाद है तुम्हारा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। So premium on redemption of preference share account, उसका ओपनिंग बैलेंस है 5,000 और क्लोजिंग बैलेंस है 3,500। ठीक है। देखो सम करना है ना तो अच्छे से करना है। जैसे मैं लाइंस ड्रॉ कर रहा हूँ ऐसे आप अच्छे से, हाथ से नहीं बल्कि स्केल से अच्छे से लाइंस ड्रॉ करना वगैरह वेरी इंपॉर्टेंट। सम का प्रेजेंटेशन ऐसा होना चाहिए कि टीचर देख के मार्क्स दे। द नेक्स्ट इज जनरल रिजर्व अकाउंट। ओपनिंग बैलेंस है तुम्हारा 80,000 और क्लोजिंग बैलेंस है तुम्हारा 40,000। ओके। आफ्टर जनरल रिजर्व द नेक्स्ट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसको अभी मैं नहीं ले रहा हूँ क्योंकि इसका हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाएंगे ना, तो वहां पे अपने ओपनिंग क्लोजिंग लिखेंगे। फिलहाल इसको साइड में रखो। विल नॉट प्रिपेयर अकाउंट राइट नाउ, विल प्रिपेयर अकाउंट एट द एंड। उसके बाद 15% डिवेंचर, ओपनिंग बैलेंस 20,000 और क्लोजिंग बैलेंस 60,000।
ठीक है, okay beta. After debenture the next is creditors. So creditors are my current liability. बोलो creditors increase हुए कि decrease हुए? इंक्रीज हुए, 15,000 से इंक्रीज हुए. So increase in current liability में increase in creditors कितना? 15,000 है ना. डिक्रीज इन करंट एसेट और इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी प्लस, और इंक्रीज इन करंट एसेट और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी माइनस, क्योंकि वो ये कैश इनफ्लो हुआ है ना, ये पैसा आया, ये पैसा गया. ठीक है, इनफ्लो और आउटफ्लो. ओके, प्रपोज इक्विटी डिविडेंड, इसका अकाउंट बनाना पड़ेगा हमें क्योंकि हमने इक्विटी शेयर पे किया हुआ है. डिविडेंड, सो प्रपोज इक्विटी डिविडेंड अकाउंट. ओपनिंग बैलेंस है तुम्हारा 14,400 और क्लोजिंग बैलेंस है तुम्हारा 22,500. उसके बाद प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, ये भी अकाउंट बनाना पड़ेगा हमें. प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का अकाउंट क्यों बनाना है? क्योंकि इनकम टैक्स पेड और प्रोविजन होगा इसमें. सो ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रोविजन फॉर टैक्सेशन इज 20,000 एंड क्लोजिंग बैलेंस इज 24,000. काफी लंबे होते हैं ये सब क्योंकि इसमें वर्किंग नोट्स ही बहुत ज्यादा होती है. फिर आप लोग मेरे को सुन रहे हो ना कि मैं अकेले ही बातें कर रहा हूँ अपने आप से? नहीं सर. नहीं सर मतलब हो नहीं के हो, उसके लिए ना बोला, हो ना, सुन रहे हो? हाँ तो ठीक है, ओके थैंक यू. सो प्रोविजन फॉर टैक्स, ये बन गया अपने सारे लायबिलिटी के अकाउंट्स. बेटा एक अकाउंट अभी बनाना बाकी है, प्रॉफिट एंड लॉस, याद रखना, वो लास्ट में बनाएंगे अपने. अब नेक्स्ट है हमारा फिक्स्ड असेट्स. सो फिक्स्ड असेट्स अकाउंट, अब ध्यान रखना इसका ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड होगा क्योंकि अब ये असेट है. ओपनिंग बैलेंस 2,10,000 और क्लोजिंग बैलेंस 2,30,000. इन्वेस्टमेंट, ओपनिंग बैलेंस 40, क्लोजिंग बैलेंस 52. इन्वेस्टमेंट के बाद है हाँ जी बेटा, इन्वेस्टमेंट के बाद क्या है? स्टॉक. तो स्टॉक, डेटर्स, ये सब हमारे करंट असेट्स हैं, तो वो इंक्रीज डिक्रीज में जाएंगे. सो बोलो इंक्रीज इन स्टॉक. तो इंक्रीज इन स्टॉक मतलब इंक्रीज इन करंट एसेट हुआ. सो इंक्रीज इन स्टॉक कितना इंक्रीज हुआ बेटा? 26. तो माइनस 26,000. ओके, डेटर्स डिक्रीज हुए, सो डिक्रीज इन करंट असेट, डिक्रीज इन डेटर्स कितना डिक्रीज हुआ? 2,000. फिर कैश एंड बैंक, मतलब ओपनिंग बैलेंस ये रहा है ना, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ओपनिंग बैलेंस है तुम्हारा 14,000, तो तुम्हारा क्लोजिंग बैलेंस है 33,000. बेटा इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी कितना आना चाहिए? 19,000 आना चाहिए. तो ये 1914 कितना होगा? 33,000 होगा. ठीक है बेटा, ओके. द नेक्स्ट अकाउंट इज प्रिलिमिनरी एक्सपेंस. ये अकाउंट हमको बनाना पड़ेगा.
Next account is preliminary. सर इसमें assets और liability के सभी बनाने सारे सब कंपलसरी एक्सेप्ट करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटीज बेटा, क्योंकि करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज का इंक्रीज और डिक्रीज जो है वो हम लोग उसमें कंसीडर कर लेते हैं, क्या बोलते हैं, ऊपर कैश फ्लो में। सो प्रीमियम एक्सपेंस का ओपनिंग है 2000, समझे बेटा, यस सर। और क्लोजिंग बैलेंस है, तभी तो ये सम 14 मार्क का है, ये सम 14 मार्क का क्यों है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, क्योंकि सम बहुत लंबा होता है। इसमें वर्किंग नोट्स ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और ये अकाउंट जो तुम बना रहे हो वही तुम्हें आंसर देंगे। एंड फाइनली आई एम गोइंग टू प्रिपेयर माय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। अब आप सोच रहे हो सर आपने लास्ट में क्यों बनाया, ये लास्ट में मैंने इसलिए बनाया क्योंकि ये थोड़ा इसकी साइज पता नहीं होती कितनी होनी चाहिए, तो लास्ट में बनाने से क्या होता है इसमें हम प्लस माइनस कर सकते हैं। अब ना ओपनिंग बैलेंस है 26,600, प्रॉफिट है बिकॉज लायबिलिटीज में दिया हुआ है, तो क्रेडिट साइड पे ओपनिंग बैलेंस 26,600 एंड टू क्लोजिंग बैलेंस 45,000। बेटा ये आवाज कौन कर रहा है, प्लीज म्यूट। और फाइनली यहाँ पे हम लिखेंगे जर्नल एंट्रीज। सो जर्नल एंट्रीज, थोड़ा नीचे लिखे, क्योंकि अगर मान लो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अगर बड़ा बना तो जगह चाहिए ना। सो जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, कौन है, श्रुति लिमिटेड, ठीक है, फॉर कैश फ्लो। ये भी वर्किंग नोट्स ही है बेटा, दिस इज कंटिन्यूएशन ऑफ वर्किंग नोट्स, ठीक है। वर्किंग नोट्स में दो चीजें होती है, एक तुम्हारे सारे अकाउंट्स और एक तुम्हारी जर्नल एंट्रीज। देखो सबसे पहला काम हमने क्या किया, कैश फ्लो स्टेटमेंट सम करने का स्टेप याद रखो। पहला स्टेप, बैलेंस शीट की सारी आइटम्स हर जगह बिखरा दो, जैसे सारे एसेट्स और सारी लायबिलिटीज के अकाउंट्स बना दो, जैसे मैंने बना दिए, और जो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज है वो इंक्रीज डिक्रीज में लिख दो, और ओपनिंग कैश बैलेंस है, जो ओपनिंग और क्लोजिंग कैश बैलेंस है वो नीचे जमा दो, जैसे मैंने जमा दिया। अब ये सब करने के बाद आफ्टर डूइंग दिस प्रोसीजर, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है पास द जर्नल एंट्रीज फॉर ऑल द एडजस्टमेंट्स वन बाय वन। चलिए पहले पकड़ते हैं हम पहली एडजस्टमेंट, क्या लिखा है पहले एडजस्टमेंट में, पढ़ो। ड्यूरिंग द ईयर कंपनी हैज पेड अ बोनस ऑफ ₹2 per share to make partly paid shares into fully paid shares, and for this purpose general reserve was used। तो आप देख सकते हो 15,000 शेयर पे 8 रुपए पेड अप है, पैसे मिलके हुए 1,20,000, 2 रुपए अनपेड है, तो बाकी का अनपेड जो है वो हम फुली पेड करवाएंगे, और उसके लिए हमने जनरल रिजर्व यूज किया है। तो एंट्री होगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू बोनस एंड बोनस टू इक्विटी, तो मैं डायरेक्ट एंट्री कर रहा हूँ जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल, सीधा कर दिया मैंने, मैंने बोनस बोनस नहीं लिखा। 15,000 शेयर पे हमने 2 रुपए बोनस दे दिए, तो फुली पेड हो गया। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिटेड 30 टू इक्विटी 30। तो जनरल रिजर्व में डेबिट साइड पे ये रहा, जनरल रिजर्व में डेबिट साइड पे टू इक्विटी शेयर कैपिटल 30,000 है ना, जो हमने बोनस दिया, एंड टू इक्विटी में बाय जनरल रिजर्व 30,000। हर एक एडजस्टमेंट की दो इफेक्ट देके ही आगे बढ़ने का, ये चीज ध्यान रखना बेटा। आप देख सकते हो मैंने जनरल रिजर्व में डेबिट कर दिया और इक्विटी में क्रेडिट कर दिया। सेकंड एंट्री, ड्यूरिंग द ईयर कंपनी इश्यूड न्यू इक्विटी शेयर टू द इक्विटी शेयर होल्डर एज राइट शेयर इन द रेशियो ऑफ 5:1। तो 5 शेयर पर 1 शेयर हमने राइट शेयर दिया,
तो ऐसे 15,000 शेयर हैं, उस पर हमने कितना राइट शेयर दिया होगा? $3,000 राइट शेयर दिए होंगे अपने ने, और ये राइट शेयर है, मतलब इसका पैसा आएगा। सो बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल। 3,000 शेयर पर मुझे 10 रुपए मिलेंगे, सो आई विल गेट 30,000 रुपीज। सो बैंक अकाउंट डेबिट हुआ, मतलब कैश फ्लो में आएगा। बोलो, ये जो राइट शेयर हमने इशू की है, ये कौन सी एक्टिविटी है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। सो इश्यू ऑफ राइट शेयर 30,000, बराबर। सो बैंक अकाउंट डेबिटेड कर दिया टू इक्विटी, मतलब बाय बैंक, कितना? 30,000। आप लोग देख सकते हो ध्यान से बेटा, तुम्हारा इक्विटी शेयर कैपिटल का खाता क्लोज हो गया 1,80,000, 1,80,000 टैली हो जाना चाहिए। चलो, एडजस्टमेंट नंबर 2 भी खत्म होती है यहाँ पे। अब एडजस्टमेंट नंबर 3 पे आते हैं। तो ये दोनों इफेक्ट मैंने दे दी, ठीक है। मैंने बैंक में डेबिट कर दिया, मैंने कैश फ्लो में डेबिट कर दिया, और इक्विटी में मैंने क्रेडिट कर दिया। नाउ आई गो टू द एडजस्टमेंट नंबर 3. So what is my adjustment number 3? 3,000 18,000 minus 17,000 એ જ ને? શું બેટા? આ 3,000 એ 18,000 minus 15,000 કર્યા એ? શું કર્યા મેં? માઇનસ હજુ કશું કર્યું જ નથી. આ 3,000 તમે લાયા ને સર બીજા જનરલ એન્ટ્રીમાં? હા હા હા. 18,000 minus 15,000 કરીને? હા, એમ કરવું હોય તો એમ બી કરાય, પણ એમ કરવાની ક્યાં જરૂર છે બેટા? આ 5:1 છે ને, જેની પાસે 5 શેર છે એને આપણે એક રાઈટ શેર આપીએ છીએ, તો 15,000 ને કેટલા આપ્યા હશે? 3,000. તો તું જોઈ શકે છે બેલેન્સ શીટમાં 15,000 ના 18,000 જ ઇક્વિટી થયા, એનો મતલબ 3,000 રાઈટ શેર આપણે સાચા થયા ને એમ. 3,000 ઇઝ અવર રાઈટ શેર, એવી રીતે. અને 3,000 રૂપિયા, 3,000 શેર ઉપર વી હેવ કોલ્ડ ફોર 10 rupees, so we have received 30,000 in bank and 30,000 will be transferred to equity share capital. ખબર પડી ને બેટા? Okay. હા સર. On 31st March 2012, preference shares were redeemed at 5%. अब कितने प्रेफरेंस शेयर रिडीम किए होंगे मैं आपको वो बताता हूं. लुक इनटू योर बैलेंस शीट. बैलेंस शीट में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ओपनिंग 1 लाख है और क्लोजिंग 70,000 है. इसका मतलब हो ना हो मैंने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 30,000 रुपीज का रिडीम किया होगा, और वो भी 5% प्रीमियम में. सो प्लस प्रीमियम 5%, એટલે 1,500 रुपए प्रीमियम पे मैंने रिडीम किया होगा. मतलब मैंने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को 31,500 रुपए दिए होंगे. तो इसकी एंट्री क्या होगी? इसकी एंट्री होगी, प्रेफरेंस शेयर रिडीम किए तो मेरा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा 30,000 रुपीज से. प्रीमियम मैंने दिया तो वो मेरा नुकसान है, और प्रीमियम का अकाउंट ऑलरेडी आप देख सकते हो सब में है. सो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिटेड 1,500 टू बैंक अकाउंट 31,500. तो चलो फिर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में डेबिट साइड पे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में डेबिट साइड पे टू बैंक 30,000, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन पे टू बैंक 1,500, और मैंने प्रेफरेंस शेयर रिडीम किए वो मेरी कौन सी एक्टिविटी कहलाएगी? फाइनेंसिंग एक्टिविटी. सो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर माइनस 31,500. ठीक है. तो आप देख सकते हो यहाँ पे तुम्हारा प्रेफरेंस शेयर का खाता भी क्लोज हो गया. सी 1 लाख
और 1 लाख, और तुम्हारा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन का खाता भी क्लोज हो गया, 5,000 5,000। सही है, और मैंने सबकी इफेक्ट भी दे दी। मैंने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट किया, प्रीमियम डेबिट किया, और कैश फ्लो के माइनस साइड पे 31,500 लिख लिए। 2 इफेक्ट दे के ही आगे बढ़ने का, ये चीज को दिमाग में डाल के चलोगे, बराबर है, तो आपके लिए अच्छा रहेगा, इट वुड बी गुड फॉर यू। ओके, आई वुड लाइक टू टेक एनी क्वेश्चंस इफ यू हैव राइट नाउ, और एल्स आई विल प्रोसीड फर्दर। ठीक है, ऑलराइट, सो लेट अस प्रोसीड टू द नेक्स्ट एडजस्टमेंट नंबर 4। बेटा अगर क्वेश्चन होता बीच में मुझे टोक के पूछ सकते हो, डोंट वरी। अब ये 4th एडजस्टमेंट देखो सब लोग। ड्यूरिंग द ईयर अ मशीन कॉस्टिंग 12,000, बेटा ये इन्होंने हमको कंफ्यूज कैसे किया, देखो हमारा जो फिक्स असेट है वो हम लोगों ने बताया हुआ है एट बुक वैल्यू। ये मैं कैसे कह सकता हूं, क्योंकि आप देखो सामने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नहीं दिया। अब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नहीं दिया, इसका मतलब योर एसेट्स आर शोन एट द बुक वैल्यू। समझो इस बात को, बराबर है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि एक मशीन थी जिसकी कॉस्ट प्राइस 12,000 थी, सो कॉस्ट प्राइस 12,000। ओके, डेप्रिसिएशन रिटर्न ऑफ टिल नाउ, सो माइनस डेप 3,000। इसका मतलब वो मशीन की जो बुक वैल्यू है वो होगी 9,000। अब वो 9,000 की बुक वैल्यू की मशीन हमने कितने में सेल की, 9,500 में सेल की। इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरा प्रॉफिट है वो 500 रुपए है, बराबर। तुम्हारा प्रॉफिट 500 रुपए है, ठीक है। 12,000 की कॉस्ट, 3,000 की डेप्री, तो 9,000 मेरी बुक वैल्यू। 9,000 की बुक वैल्यू की मशीन मैंने 9,500 में बेची, तो 500 रुपए मेरा प्रॉफिट हुआ। तो उसकी एंट्री बोलो, इसकी एंट्री होगी पैसा आया, कितना आया, 9,500 आया। क्यों आया, मैंने फिक्स असेट बेचा, तो टू फिक्स असेट बेचा 9,000 का, 9,000 की बुक वैल्यू का फिक्स असेट बेचा, तो बाकी का जो 500 है वो मेरा क्या बन जाएगा, नफा बन जाएगा। तो अब इसकी मैं एंट्री करूंगा, बैंक टू फिक्स असेट्स टू पीएनएल। सो पहले बैंक है, तो मेरा कैश फ्लो फ्रॉम विच एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, बराबर है। सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स, ओ आई एम सॉरी, नॉट फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, सेल ऑफ फिक्स्ड असेट। बोलो कितने का बेचा, 9,500 का। पैसा आया तो पॉजिटिव रहेगा। टू फिक्स असेट्स, टू फिक्स असेट्स એટલે बाय बैंक, हमने बेचा कितने का, 9,000 का, और बाकी का जो मेरा 500 है वो मेरा प्रॉफिट है। सो बाय बैंक 500 ब्रैकेट में लिख के रखने का, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट्स। सो मैंने 2 एंट्री पास कर दी। अब देख सकते हो एक बाजू बैंक में, तो मैंने कैश फ्लो में लिख दिया, फिक्स असेट्स में 9,000 क्रेडिट कर दिए, और पीएनएल में 500 मैंने क्रेडिट कर दिए एज अ नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो ये मेरी एडजस्टमेंट नंबर 4 पूरी हुई। अब एडजस्टमेंट नंबर 5 पे आते हैं। पेड प्रपोज्ड इक्विटी डिविडेंड ऑफ लास्ट ईयर, उसकी एंट्री होगी, प्रपोज्ड इक्विटी डिविडेंड का हमने अकाउंट बनाया हुआ है, तो प्रपोज्ड इक्विटी डिविडेंड अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, ठीक है। ये पे किया है लास्ट ईयर का, तो आप देख सकते हो लास्ट ईयर मतलब कितना, 14,400 ना, ओपनिंग बैलेंस जो मानू, लास्ट ईयर मतलब ओपनिंग बैलेंस। तो प्रपोज्ड इक्विटी टू बैंक, प्रपोज्ड इक्विटी अकाउंट में डेबिट साइड पे ये रहा टू बैंक, कितना पे किया, 14,400 टू बैंक। प्रपोज्ड इक्विटी पे किया डिविडेंड, तो वो कौन सी एक्टिविटी आएगी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी आएगी। पेड प्रपोज्ड इक्विटी डिविडेंड
कितना? 14,400। ठीक है बेटा, सब देख सकते हो मैंने दो इफेक्ट डाल दी, एक प्रपोज्ड इक्विटी में डेबिट, बराबर, और दूसरा तुम्हारे कैश फ्लो में फाइनेंसिंग एक्टिविटी में एज अ कैश गोज आउट। तो प्रपोज्ड इक्विटी डेबिट और बैंक क्रेडिट। So paid proposed equity dividend of last year and also paid interim dividend of 9,000। अब interim dividend भी पे किया। interim dividend कहाँ से पे करते हैं हम लोग? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से। So profit and loss account debited to bank account 9,000। Actually profit and loss appropriation होता है, but we are not preparing appropriation, we prepare adjustment account। So P&L account debited to bank। ठीक है, कौन सा डिविडेंड? इंटरिम डिविडेंड। कितना? 9,000। ठीक है, और हमने पे किया है, मतलब वो कौन सी एक्टिविटी में जाएगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएगा। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में पेड इंटरिम डिविडेंड 9,000। सर इसमें जो पेड करते हैं वो फाइनेंशियल एक्टिविटी में आता है? नहीं, ऐसा नहीं होता बेटा। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या आता है? इक्विटी, प्रेफरेंस, इश्यू करना, रिडीम करना, डिविडेंड देना, डिविडेंड रिसीव करना, वो सब फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आता है। फाइनेंसिंग का मतलब होता है कि जो चीजें अपने फाइनेंस को बढ़ाने के लिए की गई हैं वो एक्टिविटीज, जैसे कि इक्विटी, प्रेफरेंस, डिबेंचर्स, डिविडेंड, ये सब फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाता है। ओके एवरीबॉडी, ठीक है, समझ में आया बेटा? यस सर। ओके, नेक्स्ट इज पेड 24,000 एज टैक्स फॉर द लास्ट ईयर। अब बेटा हमने टैक्स पे किया है, और आप नोट करना हम लोगों ने प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट हमने बनाया हुआ है। तो एंट्री होगी प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक। ठीक है, कितना टैक्स पे करना है हमको? 24,000। सो 24,000 टैक्स हमें पे करना है। सो प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट हमने बनाया हुआ है। तो प्रोविजन फॉर टैक्स में डेबिट साइड, प्रोविजन फॉर टैक्स में डेबिट साइड टू बैंक 24,000, और टैक्स पे किया वो तुम्हारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में वो माइनस करते हैं अपने। इनकम टैक्स पेड 24,000, ये रहा। तो इनकम टैक्स पेड माइनस 24,000। ठीक है बेटा, अब एक और इंपॉर्टेंट बात ध्यान दो सब लोग, यहाँ पे कुछ बोला हुआ है। क्या बोला हुआ है? कि प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड, कौन सा डिविडेंड? प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड वाज पेड ऑन 31st मार्च एवरी ईयर। अब सवाल ये उठता है कि प्रेफरेंस शेयर का जो खाता है उसमें ओपनिंग पे 1 लाख पे डिविडेंड मिलेगा कि 70,000 पे? देखो बेटा, एक चीज याद रखना, हमेशा ओपनिंग बैलेंस पे ही डिविडेंड दिया जाता है। और आप देख सकते हो हमने प्रेफरेंस शेयर जो रिडीम किए हैं वो साल के अंत में रिडीम किए हैं, तो डिविडेंड तो हमें पूरे के पूरे 1 लाख रुपए पे ही देना है। और मान लो अगर हमने रिडीम पहले दिन कर दिए होते तो फिर डिविडेंड जो है वो 70,000 पे आता, न कि लाख रुपए पे। तो यहाँ पे प्रेफरेंस डिविडेंड की एंट्री क्या होगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। एक्चुअली एंट्री होती है P&L टू प्रेफरेंस डिविडेंड एंड प्रेफरेंस डिविडेंड टू बैंक, बट प्रेफरेंस डिविडेंड कैंसिल हो जाता है, और प्रेफरेंस डिविडेंड का हमने अलग से अकाउंट भी नहीं बनाया है, तो ये तुम्हारे P&L में से जाएगा। अच्छा, कितना डिविडेंड देना है? 1 लाख रुपए पे 12%, तो 12,000। यस, वेरी गुड। सो 12,000 तुम्हारा प्रेफरेंस डिविडेंड है। सो P&L अकाउंट में डेबिट साइड पे टू बैंक, बराबर, प्रेफरेंस डिविडेंड कितना है? 12,000, बराबर, और ऊपर फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ही जाएगा।
इन्वेस्टिंग में सिर्फ फिक्स एसेट रिलेटेड ही आता है बेटा, समझ लेना एकदम, ठीक है। पेड प्रेफरेंस डिविडेंड minus 12,000. So all the adjustments are finally over. अब हम वन बाय वन जो मेरे अकाउंट्स है वो क्लोज करता हुआ जाऊंगा। इक्विटी क्लोज हो गया, प्रेफरेंस आप देख सकते हो क्लोज हो गया, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर क्लोज हो गया। अब बारी जनरल रिजर्व की। तो बट जनरल रिजर्व में आप देख सकते हो, जनरल रिजर्व में यहाँ पे है 80,000 और ये 70 है। इसका मतलब ये हुआ कि डिफरेंस आया तुम्हारा 10,000 का। तो ये जो 10,000 है वो जाएगा पीएनएल में, એટલે ये एक्सेस जो तुम्हारा जनरल रिजर्व है दैट यू आर राइटिंग ऑफ। सो टू पीएनएल है, तो टू पीएनएल यानी बाय जनरल रिजर्व 10,000 बराबर है। ये दो इफेक्ट देके ही आगे बढ़ना, फिर से बोल रहा हूं, वरना कभी भी आपका टैली नहीं होगा। चलो डिबेंचर की बारी। डिबेंचर आप देख सकते हो यहाँ पे 60,000 है, ये 20,000 है। इसका मतलब ये हुआ कि ड्यूरिंग द ईयर हम लोगों ने 40,000 डिबेंचर इश्यू किए होंगे। सो इश्यू ऑफ डिबेंचर इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। 40,000 इश्यू ऑफ डिबेंचर्स 40,000। सो डिबेंचर का खाता भी क्लोज हो गया। अब प्रपोज्ड इक्विटी की बात करते हैं। बेटा प्रपोज्ड इक्विटी का अगर हम खाता क्लोज करें तो प्रपोज्ड इक्विटी का टोटल कितना हुआ, ये 36,900। 36,900। सो बाकी का मैंने क्या किया होगा, करंट ईयर में प्रोविजन किया होगा। सो बाय पीएनएल वो ही आएगा ना 22,500। सो बाय पीएनएल है, मतलब मैंने करंट ईयर में प्रोविजन किया। सो टू प्रपोज्ड डिविडेंड कितना, 22,500, ठीक है। उसके बाद बारी प्रोविजन फॉर टैक्सेशन की। सो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन में आप देख सकते हो मुझे टैक्स पेड दिया हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि जो डिफरेंस होगा वो मेरा प्रोविजन होगा। 48 तो द डिफरेंस इज माय प्रोविजन, इतना मैंने प्रोविजन किया होगा। सो बाय पीएनएल 28,000, बाय पीएनएल 28,000। सो पीएनएल में डेबिट साइड पे टू प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 28,000 है ना, इतना मैंने प्रोविजन किया टैक्स का। लास्ट सम किया था उसमें प्रोविजन दिया था तो मैंने पेड ढूंढा, इसमें पेड दिया था तो मैंने प्रोविजन ढूंढा, डिपेंड्स। अब बारी फिक्स असेट्स की। बोलो फिक्स असेट्स में आप देख सकते हो ये 2,10,000 है और ये 2,39,000 है, तो ये बाजू ज्यादा है। 2,39,000, 2,39,000। सो बोलो बाकी का जो 29,000 है वो क्या हुआ, बोलो बाकी का 29,000 क्या हुआ, परचेज। आप बताओ परचेस कैसे हो सकता है। परचेस तो अपने ने सेल किया ना। $2,39,000 माइनस 2,10,000 ओपनिंग और क्लोजिंग अपने पास है बराबर। तो डिफरेंस क्या हुआ यहाँ पे, loss, what will be the difference called, loss, what would प्रॉफिट be ऑन the difference? नहीं नहीं नहीं, अब मैं तुमको बताता हूँ, सुनो ध्यान से बेटा। एडजस्टमेंट नंबर 4 पढ़ो सब लोग वापस। उसमें क्लियर लिखा है
कि ड्यूरिंग द ईयर अ मशीन कॉस्टिंग 12,000 डेप्रिसिएशन रिटर्न ऑफ 3,000 हैज बीन सोल्ड फॉर 9,500, वो अपन ने किया। फिर आपने ये देखा उसमें आगे क्या लिखा हुआ है, आगे उन्होंने लिखा हुआ है कि प्रोवाइड 15,000 फॉर डेप्रिसिएशन। बेटा ये ध्यान दो, इसमें हमसे ये एडजस्टमेंट में ये वाला पॉइंट हमने नहीं किया, हमें डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है फिक्स एसेट्स के ऊपर, तो उसकी एंट्री करनी पड़ेगी ना। तो उसकी एंट्री क्या होगी, वुड बी द एंट्री फॉर दैट, यहाँ पे उसकी एंट्री करनी पड़ेगी ना। क्या होगी उसकी एंट्री, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू फिक्स एसेट्स अकाउंट, डेप्रिसिएशन 15,000। सो पीएनएल में डेबिट साइड पे फिक्स एसेट्स पे डेप्रिसिएशन लिखना पड़ेगा, बराबर है। सो टू फिक्स एसेट्स डेप्री 15,000 और टू फिक्स एसेट्स, सो टू फिक्स एसेट्स मतलब बाय डेप्रिसिएशन, ये रहा यहाँ पे बाय पीएनएल डेप्रिसिएशन कितना है 15,000। समझ में आया, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. अब निकालो डिफरेंस, अब डिफरेंस निकालो, बोलो 44,000. 2,44,000, 2,44,000 कहाँ से 2,50,000? Sir, different. 2,40,000. 2,54,000, 2,54,000, तो बाकी का मैंने क्या किया होगा परचेज, तो टू बैंक, ये 254 होगा बेटा, 244 कहाँ से होगा, 3 और ये 4 तो ऐसे ही हो गया। 44. हाँ तो 2 बैंक 44, ये तुम्हारा कौन सा एक्टिविटी हुआ, परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स माइनस 44, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स। ये ध्यान रखना बेटा, अपना जो एडजस्टमेंट था डेप्रिसिएशन का 15,000 वो आपने नहीं किया था अपने, तो वो मैंने कर दिया, बराबर ना। चलिए आफ्टर फिक्स एसेट द नेक्स्ट अकाउंट इज इन्वेस्टमेंट। बोलो इन्वेस्टमेंट में ये 52,000, तो डिफरेंस है मेरा 12,000, वो मेरा परचेज है। तो परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट 12,000, कौन सी एक्टिविटी आएगी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट माइनस कितना 12,000 ना, हाँ सर। जब इन्वेस्टमेंट हो गया उसके बाद आफ्टर इन्वेस्टमेंट द नेक्स्ट इज प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। बेटा प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस यहाँ पे 2,000, बराबर है, यहाँ पे भी 2,000, तो 2,000 माइनस 1,000, तो तुम्हारा बाकी का है वो ड्यूरिंग द ईयर हमने राइट ऑफ किया होगा, तो बाय पीएनएल 1,000, तो बाय पीएनएल है, सो टू प्रिलिमिनरी एक्सपेंस रिटर्न ऑफ 1,000। All the accounts are closed and tallied, all the entries are being done, nothing is left out, all the cash flows are being taken into consideration, and now finally I will close my profit and loss account, so I will get net profit from operating activity. So chalo beta, now let us close this profit and loss adjustment account. Chalo please make the total everybody. Please make the total. I think this side would be higher. Now what total करो? 2,500. Sorry? 1,32,500. 1,32,500 और यहाँ पे भी 1,32,000 95,400 by net profit for operating activity. कितना? 95,400.
95,400. 95,000. सो 95,400 ये है मेरा नेट प्रॉफिट एज पर एडजस्टमेंट अकाउंट। सो अब मैं जाऊंगा मेरे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में 95,400 रुपीज। चलिए, सो ये 1 का टोटल 95,400। ओके, ये करो तो 2 का टोटल करो तो ये 2 का 15 और 2 17, 17 माइनस 26 -9,000. 17 माइनस 26 करो એટલે -9,000 और इनकम टैक्स पेड -24,000। सो इन तीनों का टोटल विल बी कॉल्ड ए 62,400. 62,400। ठीक है, दिस इज कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब इसका टोटल करो बेटा। This will be the total of the Minus 46,500. minus, 46,500. correct, minus 46,500। और अब ये तुम्हारा टोटल सी का। 31,000. 3,100. 3,100. ओके, 3,100। ओके, अब इन तीनों को प्लस करो, ए प्लस बी प्लस सी करो, 19,000 होना चाहिए। ए प्लस बी प्लस सी जो है वो 19,000 होना चाहिए। 62,400 माइनस 46,500 हो गया सर 19,000. प्लस 3,100। सो टोटल आ गया 19,000। 19,000 प्लस ओपनिंग बैलेंस 14,000। सो माय क्लोजिंग बैलेंस इज 33,000। हेंस जितना मैंने किया है वो सब सही है। तो सम इज ओवर।